हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम बायोलॉजी ट्यूटोरियल। मैं रचना सैनी, आपकी बायोलॉजी टीचर, आज फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। पर नया टॉपिक कराने से पहले फिर से जो आज न्यू है उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर लेक्चर वाइज वीडियो जो है अपलोड है, वहां पर आप एक एक करके सारी वीडियोस को देख सकते हो ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसमें हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, डिस्कवरी कर चुके हैं, सेल की शेप साइज के बारे में देख चुके हैं हम। उसके जो है इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था या साइटोप्लाज्म था, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनील्स हैं, और 3 सेल ऑर्गेनील्स की बात हम लोग कर चुके हैं। और वो हमारे 3 ऑर्गेनील्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम का किया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनील है। कहां पर प्रेजेंट है ये? कहां पर प्रेजेंट है ये? सेल के साइटोप्लाज्म में। चलो फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि हमने डायग्राम में क्या किया था। ये हमने ले लिया एक सेल, और सेल के सेंटर में क्या है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। इसकी मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच्ड है? एक और सेल ऑर्गेनील अटैच है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम लोग जो है ईआर कहते हैं। और जो ईआर था, ईआर की मेम्ब्रेन के साथ या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ राउंडर से स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, और उन राउंडर से स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? राइबोसोम्स। क्या थे वो? राइबोसोम्स थे। इस तरह से स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच थे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने जो एक सेल ऑर्गेनील किया था, ये तो हो गया बेटा ईआर, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर हम लोगों ने एक और सेल ऑर्गेनील किया, जो क्या था? जो था गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, ये क्या है? ये है गोल्जी एपरेटस। फिर और क्या था? और गोल्जी अपरेटस के इधर इधर हम लोगों ने क्या देखे थे? यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स भी थे, और इन वेसिकल्स को फ्यूज करके क्या बने थे? इन वेसिकल को फ्यूज करके जो है राउंडर स्ट्रक्चर बने थे, दैट वी कॉल्ड लाइसोसोम्स, जिन्हें हमने किसका नाम दिया था? लाइसोसोम का। तो इस तरह से बेटा ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है सेल का। हम लोग जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग ईआर के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। और बीच में यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और साइटोप्लाज्म में अब हमारा मतलब हम लोगों ने ये 1, 2 और 3 ये 3 सेल ऑर्गेनील पढ़ लिए। अब हम लोगों ने आज 4th सेल ऑर्गेनील पढ़ना है, और 4th सेल ऑर्गेनील कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम लोग बेटा इसको सेल के अंदर ड्रॉ करें ना, हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। हम लोग क्या करते हैं? ऐसे बनाएंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे करके कुछ आप लोग जो है ऐसे ऐसे करके बना दो। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो हो रही है ना रिवीजन, साथ साथ में सेल के स्ट्रक्चर की और साथ साथ में सेल ऑर्गेनील की। सेल ऑर्गेनील भी पढ़ रहे हैं और हम लोग सेल का डायग्राम भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको डिस्कवर किसने किया था। क्योंकि कोई भी चीज़ है, ये जो सेल के पार्ट्स हैं, या किसी ना किसी साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी तो की होगी।
जब एक बार जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी कर दी, फिर उसके बाद दे धड़ाधड़ एक के बाद एक साइंटिस्ट आया और उनको भी क्रेज हुआ, क्यों ना हम भी कुछ ढूंढे। रिसर्च में लग जाते हैं जो जुनूनी होते हैं ना, बहुत जिनको होता है कि नहीं हमने भी कोई डिस्कवरी करनी है, तो वो एक के बाद एक साइंटिस्ट लग जाते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, अगर हम सिंगुलर देखें एक को हम क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। ये सिंगुलर है, और जब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत सारे प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, तो हम लोग जो है उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। हम कह रहे हैं बेटा कि इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर। कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल ऑर्गेनील की डिस्कवरी की थी। किस सेल ऑर्गेनील की, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कहाँ पे है, ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर। फिर ये जो इसका नेम है ना, नेम मतलब इसको माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, तो नेम जो था गिवन बाय बेंडा ने इसका नाम दिया, बेंडा ने इसको नाम दिया और कॉलिकर ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है बेटा जी, आगे चले। आगे अगर हम लोग जो है इसकी शेप देखें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ऐसा जो है वो है हमारा सेल ऑर्गेनील है जिसकी शेप आपको जहां तो सिलेंड्रिकल दिखेगी, सिलेंड्रिकल, ठीक है, स्फेरिकल भी दिख सकती है आपको, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और इसकी जो है सॉसेज, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है सॉसेज शेप्ड का भी हो सकता है ये। तो इस तरह से ये इनकी आपको इस तरह से ये 3 फॉर्म के अंदर नजर आ सकता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर हम इसके नंबर की बात करें कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो जो उनका नंबर है ना बेटा कि इनकी प्रेजेंस कितनी होगी, मतलब ये 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे किसी सेल के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए। जितनी ज्यादा उस सेल को एनर्जी चाहिए होगी ना, उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें प्रेजेंट होंगे। तो नंबर किस पे वेरी करता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल वेरीज according to the एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, उसकी रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। आप लोगों को पता है जो हमारी बॉडी के आरबीसीज हैं, आरबीसीज जो है क्या, रेड ब्लड सेल, उनके अंदर जो है कितना माइटोकॉन्ड्रिया, 0। उनको माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं होती, इसका मतलब उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती होगी। और मसल सेल्स हैं बेचारे, मसल सेल्स जो हैं इनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, कितना काम करना पड़ता है। मैं लिख रही हूँ, मेरी मसल्स एक्ट कर रही हैं, मैं चल रही हूँ, मेरी मसल्स एक्ट कर रही हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इनकी रिलैक्सेशन के लिए सेल्स को क्या चाहिए, सेल्स को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर मसल सेल्स के अंदर आपको बहुत सारे मैनी माइटो, मैं नंबर नहीं लिख रही हूँ, मैं मैनी लिख रही हूँ कि बहुत सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगी हमारी, थोड़ा थोड़ा पता चला होगा, थोड़ा थोड़ा कि मैम ने सेल ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बताया है कि क्या है ये एक सेल ऑर्गेनील है जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनील कहते हैं। और उसमें से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग कर रहे हैं सेल ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग चलो इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि उसी चीज को, उसी छोटी से माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम एनलार्ज करके देखें, अगर हम बड़ा करके देखें, तो हमें एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो टिपिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा। तो चलिए बेटा जी अब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है बेटा जी, अब मैं आप लोगों को ये वाला डायग्राम रब कर दूंगी, क्योंकि मैंने क्या बनाना है, मैंने सिंगल आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर दिखाना है और फिर उसके पार्ट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी एक एक करके। तो पहले हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ जो है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाओगे, ठीक है बेटा। आप भी मेरे साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाओ। तो ये हो गया हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। कहां पर, सेल के अंदर। इधर हम लोग लिखते जाएंगे, उधर हम लोग जो है डायग्राम के अंदर लोकेट करते जाएंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील है। क्या है बेटा जी, ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनील जिसपे डबल मेम्ब्रेन होती है। देयरफॉर कैसी, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एक होगी आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मतलब बाहर, इनर मतलब अंदर, और होगी डबल मेम्ब्रेन। अब चलो डायग्राम के अंदर लोकेट करें। ये बाहर वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली जो है, ये वाली जो फोल्डेड सी है, इसे हमने किसका नाम दे दिया, इनर मेम्ब्रेन का। आ जाओ फिर से। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील है जिसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, आउटर है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, यहां पे आपको दिख रही है ये स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इसे क्या कहते हैं, आउटर चैम्बर कहते हैं। क्या लिखेंगे, द स्पेस बिटवीन outer membrane and inner membrane is called outer chamber। ठीक है बेटा जी, क्या है ये, इसे हम क्या, किसको, इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, आउटर चैम्बर कह रहे हैं। इसके बाद जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस होती है आउटर मेम्ब्रेन। पोरस का मतलब क्या है, पोरस का मतलब है कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे। अभी यहाँ पे हम नहीं दिखाएंगे कि number of pores are present in outer membrane, so we call outer membrane is porous and freely permeable। क्या होती है ये, freely permeable होती है, किसके लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कह लो आप लोग, कि पानी जो है या वाटर जो है उसको ये फ्रीली जो है अंदर एंटर करने देती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एंटर करने देती है, कौन, आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। फिर से देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील है, और वो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली कौन सी होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दैट इज द आउटर चैम्बर, उसको हम क्या कहेंगे, आउटर चैम्बर कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस है और वो फ्रीली परमिएबल है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए, कि वो आराम से उनको अंदर जाने देती है, उनके लिए उसके पास कोई रुकावट नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हम लोग इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। डायग्राम देखते जाओ, डायग्राम साथ साथ में जो है
ये हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन ये देखो, इनर मेम्ब्रेन जो है वो एक तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है कि वो इसके अंदर एंटर करे। मतलब सारे सब्सटेंसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर नहीं करने देगी, ओनली वो कर पाएंगे जो उसके लिए जरूरी होंगे। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली हम जो बात कर रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। एंड क्या है? ये डीपली फोल्डेड है, दिख रहा है? एंड डीपली फोल्डेड, फोल्डेड है बीच बीच में, ये देखो ऐसे फोल्ड, ऐसा फोल्ड, ऐसा फोल्ड, और ये डीपली फोल्ड होकर ये जो स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है और फोल्ड होकर ये जो स्ट्रक्चर बना रही है, इन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? क्रिस्टे कहते हैं। हम लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड डीपली फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे, क्रिस्टे। अब ये जो क्रिस्टे हैं ये क्या करते हैं? क्रिस्टे क्यों बने? क्रिस्टे क्यों बनी? वो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड क्यों हुई? क्रिस्टे बनने से उसका जो सरफेस एरिया है इनर मेम्ब्रेन का वो बढ़ गया, ठीक है। वो क्या हुआ? बढ़ गया। अब आप देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये सीधी सीधी है, ये जितनी है आप इसको बाहर स्ट्रेच करके देखो कितनी होगी, पर इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्ड हो गई हुई है। अब अगर आप इसी इनर मेम्ब्रेन को बाहर निकाल के स्ट्रेच करो तो कि इससे बड़ी नहीं होगी, इसका सरफेस एरिया इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? ये जो क्रिस्टे हैं ये क्या करते हैं? क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टे जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। किसके सरफेस एरिया को? इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को, ठीक है बेटा। यहां तक आपको क्लियर होगा? क्लियर है ना? क्लियर है तो लाइक करो लाइक जरा, अगर क्लियर हो रहा है तो। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो बेटा क्रिस्टे हैं, ठीक है, वहां पे हमने बता दिया क्रिस्टे क्या है। क्रिस्टे जो है कंटेन स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर। क्रिस्टे में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स। क्या प्रेजेंट है? F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम किसके ऊपर? क्रिस्टे के ऊपर। यहां पे बना लो, ये क्रिस्टे हैं तो क्रिस्टे के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से राउंडेड से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स कहेंगे, यहाँ हम उन्हें कहेंगे ऑक्सीसोम। तो ये हो गए, यहाँ बाहर ही बनाते हैं, ठीक है, बाहर ही मैं इसको लेबल करती हूँ। ये F1 पार्टिकल और इसे क्या कहते हैं? और ऑक्सीसोम्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि क्रिस्टे जो है इन पे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स, ठीक है बेटा। यहां तक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जो इंटीरियर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, या आप इनर चैम्बर भी कह सकते हो उसको, है ना, क्या कहेंगे? देखो ये जो इंटीरियर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इंटीरियर क्या है? ये सारा इंटीरियर है, ठीक है। ये सारा क्या है? इंटीरियर है। जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी हमारा पोर्शन है उसे हम इंटीरियर कहेंगे।
the interior of mitochondria is filled with मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स कहां से आ गया? क्या है ये मैट्रिक्स? किस बला का नाम है? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है किससे रिलेट कर सकते हैं हम? ये किसकी तरह है? सिमिलर टू साइटोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स कंटेन स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स called ribosomes and circular DNA। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए। कहां पर? मैट्रिक्स के अंदर। तो बना दो छोटे छोटे से स्फेरिकल स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर छोटे छोटे से। ये हमने बना दिए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को राइबोसोम्स कहते हैं। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर? सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए। अब इसको कहां बनाएं? इसकी लेबलिंग कहां करें? इधर कर लेते हैं इसकी लेबलिंग। सर्कुलर डीएनए। आया कुछ समझ में? आया स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया समझ में? इसके मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। जिन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? जिन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए। ठीक है बेटा जी, ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनील है। कहां पर प्रेजेंट है? सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्या स्ट्रक्चर है? कि एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील है, जिसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है पोरस है और फ्रीली परमिएबल है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है और डीपली फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे क्यों बनते हैं? ताकि इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो। इसका जो इंटीरियर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फिल्ड होता है किससे? मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स कैसा होता है? साइटोप्लाज्म की तरह होता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? छोटे छोटे से स्ट्रक्चर जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम जो है क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कि अगर ये सेल के अंदर प्रेजेंट है ना ये सेल ऑर्गेनील, तो इसके फंक्शंस क्या होंगे? क्या करता है ये सेल के लिए, है ना? क्या करता है ये सेल के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करता है। अभी जब आप सुनोगे ना इसके बारे में कि इसका क्या जो फंक्शन है और इसकी वजह से इसके दूसरे नाम क्या क्या है, बहुत मजा आएगा आपको। तो चलो एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा स्टोरी की तरह लेते हुए पढ़ते जाते हैं, सब कुछ समझ आएगा। तो अब हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो होप करते हो कि सभी ने ये जो है नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी पे। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस पे बढ़ेंगे हम लोग। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बेटा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा ना? पता चल रहा है क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनील? तो अब हम लोग जरा इसके फंक्शन के बारे में कर लें। क्या करता है ये सेल के अंदर? चलो, क्या है ये साइट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन कहां से आ गया इसके अंदर?
कहां से आ गया रेस्पिरेशन? पता है सबको रेस्पिरेशन क्या होता है? किसकी साइट है ये, किसकी जगह है? यहां पर क्या होता है? यहां पे होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। पर सेलुलर रेस्पिरेशन पता तो होना चाहिए ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। अब पहले तो आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी रेस्पिरेशन क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है? मैं लिख रही हूं, मैं बोल रही हूं, मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मुझे कहां से मिलती है? वो एनर्जी मिलती है मुझे खाने से, फूड से। जो मैं खाना खा रही हूं ना, जो मैं फूड खा रही हूं, उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जैसे फैट्स प्रेजेंट है, जैसे विटामिन प्रेजेंट है, जो है लिपिड्स प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग फूड खाते हैं, तो वो जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में होकर कहां पर पहुंचता है? वो पहुंचता है हर एक सेल के अंदर। ये हो गया वो पूरा पहले जो बाहर वाला। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बॉडी बनी हुई है। जब हम लोग खाना खाते, यहाँ पे हम लोग एक सेल की बात कर रहे हैं, जब हम लोग जो है खाना खाते हैं, तो वो जो खाना है वो कहां पर पहुंच जाता है? हर एक सेल के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है बेटा? अब उस सेल के अंदर पहुंचकर उसने क्या करना है? इसके बाद हमने खाना खाया, खाना पहुंचा सेल के अंदर, फिर हम लोगों ने सांस ली, तो सांस ली, तो जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। फिर ऑक्सीजन पहुंच जाता है हर एक सेल के अंदर, ठीक है? पहले क्या पहुंचा था? फूड पहुंचा था, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं हम लोग। यहाँ न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू फूड ही जो है वो पहुंचता है हर एक सेल के अंदर। फिर रिस्पायर किया या ब्रीथ किया तो हमारे अंदर क्या चलेगी? हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन चली गई। अब आप लोगों को पता है ये एक सेल है, और सेल के अंदर ही हमारा बेचारा ये वाला सेल ऑर्गेनील पड़ा हुआ है। कौन? फूड प्लस ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा? अब ये जो रिएक्शन होनी है ना, ये जो रिएक्शन होनी है, ये जो ऑक्सीजन ने फूड के साथ रिएक्ट करना है, वो कहां पे करना है? मतलब कि सारी चीजों को कहां पहुंचना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचना पड़ेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो फूड है, मतलब फूड का मतलब है ग्लूकोज। फूड का क्या मतलब है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, जो सिंपलर फॉर्म में है। तो इसने इसके साथ रिएक्ट करके क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या क्या प्रोडक्ट बने, क्या क्या चीजें बनी जब दो चीजें रिएक्ट की? कौन कौन सी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। कहां पर रिएक्ट किए? सेल के अंदर रिएक्ट किए। सेल के किस पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब रेस्पिरेशन हुआ। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, या हम कह सकते हैं फूड का ब्रेकडाउन होना, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और किस चीज का बनना? कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, वाटर का बनना, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होना। ये हमारा क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है बेटा? तो हम यहां पर जो है लिख सकते हैं कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? समझ आया सभी को? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है? क्या है ये? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज, ठीक है? ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का क्या आता है? O2 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, प्लस क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। आया समझ में?
सेलुलर रेस्पिरेशन की माइटोकॉन्ड्रिया एक साइट है, एक जगह है जहां पर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये एनर्जी जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब कुछ तो एनर्जी साथ साथ में यूज होती भी जाएगी। अगर मतलब कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनील है, इसको अपने सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। कोई भी एक्टिविटी जो है वो एनर्जी के बगैर नहीं हो सकती। एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी ये बना रहा है रेस्पिरेशन से। बहुत सारी एनर्जी साथ साथ में यूज होती जाएगी, पर कुछ पोर्शन जो होगा ना वो उसका स्टोर भी होता जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is stored in the form of ATP। अभी ATP क्या हो गया, ये क्या है ATP? कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी बनी, जो प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो किस फॉर्म में स्टोर होती जाएगी, वो ATP की फॉर्म में स्टोर होती जाएगी। ATP क्या है, मतलब यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है और क्या बन रहे हैं, बहुत सारे ATP बन रहे हैं। बहुत सारे ATP मतलब बड़ी ज्यादा एनर्जी जो है वो साथ साथ स्टोर होती जा रही है। ATP एक मॉलिक्यूल है। क्या है ATP? मॉलिक्यूल्स हैं। किससे भरे हुए मॉलिक्यूल्स, एनर्जी से भरे हुए मॉलिक्यूल्स। ATP की फुल फॉर्म देखें तो ATP की फुल फॉर्म है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसमें फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए मैंने ट्राइफॉस्फेट कहा है। ठीक है, क्या है ATP? मैं कह रही हूं एनर्जी से भरा हुआ सेल। ATP जो है एनर्जी से भरा हुआ सेल है, वो एनर्जी से भरा हुआ मॉलिक्यूल है। तो ATP को पता क्या कहते हैं? ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखो, करेंसी कह रहे हैं किसकी? एनर्जी की। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसके अंदर क्या है, भरी पड़ी है क्या चीज, एनर्जी भरी पड़ी है। तो ATP बने हुए हैं, है ना, बहुत सारे ATP बने हुए हैं। मतलब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर एनर्जी ATP इसके अंदर भरी पड़ी है। जब भी सेल को एनर्जी चाहिए या बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी जो है वो कहां से मिलनी है, ATP से मिलनी है। कहां से मिलनी है? ATP से मिलनी है, जो कहां पर प्रेजेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो सकता है। उस एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है वो सेल अपनी परफॉर्म करने के लिए एक्टिविटीज जो है वो भी कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल ऑर्गेनील है जिसके अंदर ATP मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं और वो किससे स्टोर है, एनर्जी रिच है, वो एनर्जी से भरे पड़े हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी तो कह सकते हैं। पावर हाउस जो पावर सप्लाई कर रहा है किसको, सेल को, पावर हाउस ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट बहुत है बेटा। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस? क्योंकि यही एक हाउस है, एक पावर हाउस है जहां से सेल ने अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी लेनी है। और किससे लेनी है? जो उसके अंदर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ATP प्रेजेंट है। तो चलिए आगे करते हैं कि सेल क्या करेगा जब भी सेल को जो है एनर्जी की जरूरत होगी, है ना, जब भी सेल को जो है एनर्जी की जरूरत होगी तो ये एनर्जी जो है
this energy is later on used by the cell to perform various activities, बहुत सारे काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी ना तो सेल काम ही नहीं कर पाएगा बेचारा। सेल के अंदर कितना कुछ तो होना है, सेल के अंदर प्रोटीन बनने हैं, सेल के अंदर लिपिड्स बनने हैं, सेल के अंदर जो है हमारे जो प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बनना है। तो ये जो एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करने के लिए, इन चीजों को बनने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। और ये सारी एनर्जी कौन देगा? ये सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी से भरे हुए क्या प्रेजेंट है? एटीपी प्रेजेंट है। तो वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और वो वेरियस एक्टिविटीज कौन कौन सी है? सच एज सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, synthesis of chemical compounds such as carbohydrates, ठीक है बेटा? कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसके अलावा ये तो केमिकल कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए भी वो एनर्जी चाहिए। फिर जैसे अगर हम कहें कि हमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए भी एनर्जी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए यूज करेगा वो। अगर हमारा एक सेल है जिसके बाहर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सीलिया और फ्लैजिला, तो उनकी मूवमेंट के लिए भी चाहिए एनर्जी। तो वो कहां से ले लेगा? वो ले लेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस है सेल का। तो मूवमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, इनके लिए भी ले लेगा ये एनर्जी, है ना? तो सेल ने क्या किया है? सेल ने जो है एनर्जी ली है। किससे ली है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया से ली है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, जिसके अंदर एनर्जी करेंसी प्रेजेंट है। और एनर्जी करेंसी कौन है? एटीपी है। ठीक है बेटा? इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। और मैंने आपको बताया था राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है? राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। इसका मतलब कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनील्स है जो अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। और आपको पता है प्रोटीन बनाने की वजह से कि ये अपना, ये मतलब सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनील है। वैसे तो हम लोग कहते हैं ना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये सेल के अंदर ही एक और सेल ऑर्गेनील है जिसका अपना डीएनए भी है और जिसके अपने राइबोसोम्स भी हैं। मतलब ये अपने प्रोटीन्स खुद बना रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सो रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनील बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनील ऐसा है जो सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस मींस अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। तो आपको जल्दी से मतलब आ जाना चाहिए दिमाग में कि मैम ने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना राइबोसोम होता है और अपना डीएनए होता है। और अपना राइबोसोम होने का मतलब क्या है? अपना राइबोसोम होने का मतलब है कि दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स। वो अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना फंक्शन सेल के लिए, कि सेल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होंगी उसको परफॉर्म करने के लिए सेल को कौन एनर्जी देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है सेल का। तो ये हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो फंक्शन में हम लोग यही बताएंगे कि यहाँ पर एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब जो एनर्जी ने रिलीज होना है, उसने स्टोर होना है,
वो इसी सेल ऑर्गेनिल के अंदर होना है, और इसी एनर्जी का हम लोगों ने जो है सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा इस सेल ऑर्गेनिल ने क्या करना है, अपने प्रोटीन्स खुद बनाने हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल कहते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक हमारा छोटू सा टॉपिक था, किसके लिए, सेल ऑर्गेनिल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे तो जब आप लोगों ने बुक के अंदर देखा होगा, वो छोटे 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 माइटोकॉन्ड्रिया बनाए, आप लोग सोचते होंगे पता नहीं ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सेल के अंदर। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कितने आसान है, कितना अच्छा इनका स्ट्रक्चर था। डबल मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनिल था, आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस थी, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड थी। इनर जो इसका इंटीरियर था, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट थे, है ना। और इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे थे। अगर हमने फंक्शन की बात की तो इस एक साइट थी जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही थी, और ये अपने प्रोटीन्स खुद बना रहा था। तो थोड़ा सा जाते जाते एक चीज़ और बताकर जाऊंगी, है नहीं आपके जो है सिलेबस में, पर फिर भी बताऊंगी। तो ये जो एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब ये जो एटीपीज बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, राउंडर स्ट्रक्चर में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। क्रिस्टे जो है ऐसे थोड़ा बना दिया, कोई भी अगर हम लोगों ने पार्ट बनाया है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन तो होता होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग हर क्लासेस में पढ़ते हैं। F1 पार्टिकल्स कहते हैं इनको, है ना। यहाँ हम इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई है ये क्रिस्टे है, पर ये जो गोलू गोलू बनाए हैं ये वो है हमारे ऑक्सीसोम। और ये जो एटीपी जनरेट हो रहे हैं, एटीपी बनते हैं, हम कहना एटीपी बन रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, वो यहाँ पर बनेंगे, ऑक्सीसोम्स के ऊपर बनेंगे, यहाँ पे F1 पार्टिकल्स के ऊपर बनेंगे। तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। होप करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगा होगा, सभी की समझ में भी आया होगा। आना क्यों नहीं है, क्योंकि मैम ने तो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। क्या किया है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर दिया है। कॉम्प्लेक्स सबस्टांसिस को सिंपलर सबस्टांसिस में कन्वर्ट करना किसका काम है, मेरा काम है। तो ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे।